एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया पुकारा जाता था और इस चिड़िया के पास पीने के लिए जी भर कर पानी होता था। और आज एक दौर है जब हम भारत को सोने की चिड़िया तो कह सकते हैं, लेकिन इस चिड़िया के कई सारे हिस्सों में पानी की कमी हो रखी है। जी हाँ, भारत में आज ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहाँ पानी की कमी हो रखी है। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, विश्व के ऐसे कई सारे हिस्सों की है जहाँ आज पानी की समस्या आ रखी है। तो आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि एक समय बहुत पानी था और आज एक समय है जब पानी की कमी हो रखी है। और जानेंगे कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं सो दैट हम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें और खुद को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर वाटर रिसोर्सेज फॉर क्लास 10 ज्योग्राफी को। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। है कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे अर्थ पर कितना पानी अवेलेबल है। तो अगर देखा जाए तो अर्थ जो 3/4 ऑफ द सरफेस है ना अर्थ का, यानी 70% से भी ज़्यादा वो पानी से कवर्ड हो रखा है। और इतना पानी होने के बावजूद भी हम सुनने को मिलता है कि पानी की कमी है। उसका रीज़न ये है कि पानी तो बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम है। फ्रेश वाटर यानी कि वो वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम पीते हैं, जिसकी मदद से खाना बनता है। अगर फिगर वाइज देखा जाए तो 96.5% ऑफ द वाटर वो ओशियंस में है, महासागर में, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, यानी जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। और उस 2.5% में से भी बहुत बड़ा हिस्सा अंटार्कटिका में है, जो ग्लेशियर्स और बर्फ़ के रूप में वहाँ पर जमा हुआ है। यानी ले देकर हमको बहुत कम पानी मिल पाता है और उस बहुत कम पानी को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर आप समझ गए। अब समझना है कि फ्रेश वाटर आता कहाँ से। तो फ्रेश वाटर मेनली 3 जगहों से आता है। वाटर साइकिल आप सबने पढ़ी होगी। बारिश का पानी फ्रेश वाटर देता है। ग्राउंड वाटर जहाँ पर हम हैंडपम्प लगा देते हैं, वहाँ से भी हमको फ्रेश वाटर मिलता है। और सरफेस रन ऑफ यानी कि रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जिनको हम तालाब कहते हैं, कुएँ हो गए, यानी कि जब जहाँ पर पानी हम जमा करके इस्तेमाल करते हैं वो सरफेस रन ऑफ होता है। तो वहाँ से भी हमको फ्रेश पानी मिलता है। आज के टाइम पर नदियाँ, ये सारी चीज़ें पॉल्यूट हो गई हैं, वो हमने की हैं, अपने आप नहीं हुई है, वो हमने की है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देती तो फ्रेश वाटर ही है, हम भले उनको पॉल्यूट करते हैं। तो अब आप फ्रेश वाटर समझ जाते हो, कहाँ कहाँ से फ्रेश वाटर मिल रहा है ये समझ जाते हो। अब आते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक, दैट इज़ वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है किसी भी चीज़ की कमी होना। वाटर स्कैरसिटी का मतलब पानी की कमी होना। कौन से पानी की कमी होना? फ्रेश वाटर की कमी होना। पानी की कमी नहीं है, फ्रेश वाटर की कमी है। इसलिए इस चैप्टर में जब भी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी का मतलब फ्रेश वाटर ही होगा। तो वाटर स्कैरसिटी सिंपली क्या होती है? जब पहले के टाइम पर छोटे में थे, जब आप लोग, वहाँ पर आपको बोला जाता था किसी जगह पे पानी की कमी हो गई, तो आप लोग क्या इमेजिन करते थे? कोई रेगिस्तान रहा होगा जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तान को विजुअलाइज करते थे, या फिर ऐसे एरियाज़ के बारे में सोचा करते थे जहाँ बिल्कुल ही सूखा है, जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है। और आप जो सोचते थे वो बिल्कुल सही है। जनरली ऐसे एरियाज़ में ही पानी की कमी होती थी पहले, जैसे रेगिस्तान हो गए या जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर क्या होने लगा है, कई सारे ऐसे एरियाज़ भी देखे गए हैं जहाँ पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी हो रखी है। बताइए, अब ऐसे में काम चलता है? तो इन दो चीज़ों से हमें ये समझ आता है कि पानी कहीं पर है तब भी पानी की कमी हो रही है कई जगहों पर, और कहीं पर पानी नहीं है तो वहाँ तो कमी हो ही रही है। यानी कि और भी कुछ रीज़न है पानी की कमी होने के पीछे, वाटर स्कैरसिटी होने के पीछे। तो पहला रीज़न जो दिया जाता है वो ये है कि जो वाटर स्कैरसिटी है या जो पानी की कमी है, वाटर क्राइसिस है, ये हो सकती है ड्यू टू लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, और जब पानी की डिमांड बढ़ती है तो कुछ लोगों तक तो पानी पहुँचता है, और कुछ जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती, उन लोगों तक पानी नहीं पहुंचता। यानी हम कह सकते हैं वाटर स्कैरसिटी क्या है? वाटर स्कैरसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स ऑफ वाटर लीडिंग टू अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट। अब देखो, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर पानी एक बेसिक चीज़ है, चाहे छोटा से छोटा बच्चा हो उसको भी पानी चाहिए, बड़े से बड़ा बूढ़ा हो उसको भी पानी चाहिए। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की डिमांड्स भी बढ़ेंगी। पानी की डिमांड्स बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी। खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में क्या चाहिए? पानी चाहिए।
पर जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नई नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी। इंडस्ट्रीज़ कैसे बनती हैं, उनमें पानी लगता है, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए भी पानी लगता है। यानी ओवरऑल ले देके हमको ये समझ आ रहा है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ऑलरेडी पानी की बहुत कमी हो रखी है और उस पर और प्रेशर आता जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, डिमांड्स बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से कुछ लोगों तक पानी पहुंच पाता है, जो पावरफुल होते हैं उन तक पहुंच जाता है और कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और इसीलिए हम कहते हैं उस एरिया में वाटर स्कैरसिटी हो रखी है। आपने कई सारे ऐसे एरियाज़ देख रखे होंगे, दिल्ली का सिचुएशन ले लो या कई सारे और ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर जो हाईली रिच क्वालिफाइड कॉलोनीज़ जो होते हैं, यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, उनको तो प्रॉपर पानी पहुंच जाता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको पानी नहीं पहुंचता। एरिया वही है लेकिन फिर भी वहाँ पर दो कम्युनिटीज़ हैं, एक को पानी अवेलेबल है और एक के लिए पानी की कमी हो रखी है। तो पहला हम वाटर स्कैरसिटी को क्या कह सकते हैं, वाटर स्कैरसिटी होती है क्योंकि लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से डिमांड्स लगातार बढ़ती जाती हैं। एक और जो रीज़न है जो दिया जाता है पानी की कमी होने के पीछे, कि कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे आगरा में बहुत पानी है, लेकिन फिर भी जब आप आगरा में जाते हो तो आगरा में जाकर आपको क्या करना पड़ता है, अलग से एक बोतल पानी की पीने की खरीदनी पड़ती है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग तो नहाने के लिए भी अलग से पानी खरीदते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर पानी तो बहुत है, लेकिन अगेन वहाँ पर जो पानी है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसका जो बहुत ही पुअर पानी है, पॉल्यूटेड पानी है। कैसे क्वालिटी ख़राब होती है, पॉल्यूशन से ख़राब होती है। हमने वेस्ट डाल दिया, केमिकल वेस्ट, फर्टिलाइज़र वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, जो भी घर का जो भी कचरा वचरा सब पानी में डाल दिया, आज उस पानी की क्वालिटी ख़राब हो रखी है। तो एक और रीज़न क्या हो सकता है पानी की कमी होने के पीछे, वाटर स्कैरसिटी होने के पीछे, इट इज़ ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे इंडिया में आगरा है। आगरा चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा इस रीज़न के बारे में। तो ये तो दो रीज़न बनते हैं पानी की कमी को लेकर। अब यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि पानी क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन जीने के लिए, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और आज के टाइम पर वही पानी अब क्या होता चला जा रहा है, उसका जो परसेंटेज है वो घटता चला जा रहा है, लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है, ऐसे में ज़रूरत है कि जितना भी फ्रेश वाटर अब बचा हुआ है उसको हम क्या कर सकें, उसको हम कंजर्व करें, उसको मैनेज करें, जिससे क्या होगा, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और खुद को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, बीमारियों से दूर रख पाएंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह पाएंगे। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ मुझे अब एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है कि पानी नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको भी पता है कि पानी नहीं तो आप भी नहीं, मैं भी नहीं, ये यूट्यूब भी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या ज़रूरत है इस मोमेंट पे कि हमको वाटर कंजर्वेशन करना है, वाटर को कंजर्व करना है, मैनेज करना है। तो हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे, जिनका मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिनका मेन पर्पस क्या था, पानी को कंजर्व करना और पानी को अच्छे तरीके से मैनेज करना, सो दैट उसका अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। हमारे इंडिया में इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी, पर्पस का मतलब सिंपली गोल या ऑब्जेक्टिव, और रिवर प्रोजेक्ट्स तो मतलब आपको पता ही है, नदी के प्रोजेक्ट, सिंपल है। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं उसको जानने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले के टाइम पर, आज़ादी से भी पहले, उससे भी बहुत पहले, हमारे इंडिया में क्या होता था, जब ये बड़े बड़े डैम्स नहीं बने थे तब भी लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीक़ों से क्या करते थे, पानी को कंजर्व करते थे, मैनेज करते थे। वो लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का मतलब, हाइड्रो मतलब पानी और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से वो क्या कर पाएंगे, पानी को स्टोर कर पाएंगे, पानी को मैनेज कर पाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे तालाब बना दिया तो वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। कुछ वहीं के लोकल पत्थरों की मदद से क्या किया, एक डैम टाइप बना दिया, वो उनका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। तो पहले के टाइम पर हमारे इंडिया में लोगों को इतनी नॉलेज थी कि कैसे पानी को कंजर्व करना है, मैनेज करना है, वो ये सारी चीज़ें किया करते थे। बस फ़र्क इतना है आज के और पहले के टाइम में कि पहले के टाइम पर जब ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम, कैनाल्स, रिजर्वॉयर इनको बनाया जाता था तो इनका एक ही गोल होता था कि इनकी मदद से हमें क्या करना है, जब हमें खेती में ज़रूरत पड़ेगी इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, तो उसके लिए इस पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया है, आज के टाइम पर जब भी कोई रिवर प्रोजेक्ट बनता है जैसे कि डैम, तो उसमें हमारा कोई एक गोल नहीं होता है कि हमको सिर्फ इरिगेशन के लिए पानी इस्तेमाल करना है। उसमें हमारे हज़ारों गोल छिपे हुए होते हैं कि उसी पानी को हमें घर घर पहुँचाना है, उसी पानी को हमें इंडस्ट्री में भी यूज़ करना है, उसी पानी से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी है, उसी डैम की मदद से हमें फ्लड, बाढ़ जैसी सिचुएशन को रोकना भी है। तो ऐसे में क्या हो गया, आज के टाइम पर ये जो रिवर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे डैम, अब उनमें एक गोल नहीं, उनसे हम बहुत सारे गोल को पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए आज के टाइम पर हम इनको क्या बुलाते हैं, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, यानी ऐसे रिवर प्रोजेक्ट जिनसे हमारे कई सारे गोल्स, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। इसके क्लियर एग्जांपल है भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम। इनका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन डैम की मदद से बहुत सारे गोल्स पूरे होते हैं। हमारे जो मेरे नियरेस्ट है वो है माताटीला डैम, जहाँ मैं खुद जा चुका हूँ। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होती है, वही पानी वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसी पानी की मदद से
पानी कहाँ जाता है, इंडस्ट्रीज़ में जाता है, फैक्ट्रीज़ में भी जाता है, यानी वो एक डैम की मदद से बहुत सारे गोल्स को पूरा किया जा रहा है। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये जो डैम्स है ना, ये जो डैम क्या है, हमारे नए इंडिया के मंदिर के रूप में इनको हमें पुकारना चाहिए। दे आर द टेम्पल्स ऑफ आर मॉडर्न इंडिया। साथ ही साथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो डैम है इनको एक इस तरीके से देखा गया था कि ये जो डैम्स होंगे ना, ये जो रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे, ये हमारे इंडिया को क्या करेंगे, प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे, विकास की तरफ ले जाएंगे। तो अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक डैम की मदद से हम कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे होते हैं, इरिगेशन के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम रिवर प्रोजेक्ट से पूरा करते हैं। लेकिन इन रिवर प्रोजेक्ट्स की कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ ख़राब बातें भी हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया है कि इनको नहीं बनाना चाहिए। इनके मेनली कुछ रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने इनको बहुत अपोज किया। पहला रीज़न ये है कि जब भी आप कहीं पर डैम बनाते हो तो उससे क्या हो जाता है, पानी के नेचुरल फ्लो पर इफेक्ट पड़ता है, और पानी का नेचुरल फ्लो पर इफेक्ट पड़ने की वजह से एक प्रोसेस हो जाती है सेडिमेंटेशन, जिसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो अनस्टेबल होती है। अभी तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। सेडिमेंटेशन होता क्या है, पहले ये समझो। सपोज करो तुमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें तुमने कुछ भी गंदगी डाल दी, मिट्टी डाल दी, पत्थर वत्थर डाल दिए, तो वो क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जाकर बॉटम पे सेटल हो जाएंगी। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब सपोज करो ये पानी आ रहा है, ये हमारा डैम हो रखा है, डैम मतलब एक सिंपल दीवार हो रखी है, तो ये पानी आएगा, डैम से टकराएगा, वो उस पानी के साथ क्या आ रखा है, गंदगी भी आ रही होगी, मिट्टी भी आ रही होगी, रॉक्स भी आ रहे होंगे, डर्ट भी आ रही होगी, पत्थर भी आ रहे होंगे, तो ये सारे भी इस दीवार से टकराएंगे और क्या करेंगे, बॉटम पर जाकर सेटल हो जाएंगे। और जब ये बॉटम पर जाकर सेटल हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये जो नीचे की रॉक्स होती हैं, यानी जो बॉटम होता है, वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है, जो बहुत ही ख़राब है उस डैम के एनवायरनमेंट के लिए और उन जानवरों के लिए जो उस पानी में रह रहे होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डैम है उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो पानी के नेचुरल फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से पुअर सेडिमेंटेशन होता है। आपको पूरा रॉकियर स्ट्रीम बेड याद मत करो, बस इतना याद करो कि डैम की वजह से पानी के नेचुरल फ्लो पर असर पड़ता है और जिसकी वजह से पुअर सेडिमेंटेशन हो जाता है और जो एक्वाटिक लाइफ है उस पर असर पड़ता है। दूसरा रीज़न क्या है, क्यों डैम्स को, क्यों रिवर प्रोजेक्ट को अपोज किया गया है, वो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाता है माइग्रेट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ उनकी, जब आप सपोज़ करो आप एक घर में रहते हो, उस घर से कोई छेड़खानी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। उसी तरीके से ये जो जानवर हैं जो पानी में रह रहे हैं, एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना, एक्वाटिक एनिमल, यानी एक्वाटिक बोले तो पानी में रहने वाले, तो ये जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, इनके एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो इनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इनको अपोज किया जाता है कि ऐसे जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो ये जो एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना होता है, जीव जंतु, इनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ इनके नेचुरल हैबिटेट पर भी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब तीसरा जो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से डैम को अपोज किया जाता है, डैम्स के बनने को, रिवर प्रोजेक्ट्स के बनने को अपोज किया जाता है, वो है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जब भी कहीं पर डैम बनता है तो उस जगह को पूरा साफ़ किया जाता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है कि आप ये जगह छोड़कर चले जाओ, सरकार की तरफ से आपको कहीं और घर मिलेगा, कहीं और आपको रहने वहने का काम मिलेगा, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको बड़ी डिफिकल्टी होती है। ऑब्वियस है भाई, आपको बोला जाए अपना घर छोड़कर चला जाओ, अपना रोज़गार छोड़कर चला जाओ, सब कुछ छोड़कर चले जाओ, बहुत दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत अपोज किया है कि भाई ये डैम नहीं बनने हैं। भले ही आप देश के लिए बना रहे हो लेकिन हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, विलेज वाले लोगों का क्या फ़ायदा है, उनको डैम से कोई बेनिफिट नहीं पहुँचने वाला, उनकी यही एक आर्ग्यूमेंट रहती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है डैम से, हमारे सिर्फ नुकसान हो गए, हमको यहाँ से वहाँ भेजोगे, सरकार दे रही है नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि ऐसे डैम्स, ऐसे रिवर प्रोजेक्ट्स भाई बिल्कुल मत बनाओ। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से डैम्स को अपोज किया गया। अभी भी एक ऐसा रीज़न है जो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से रिवर प्रोजेक्ट्स जो डैम्स हैं इनके बनने को अपोज किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि ये जो डैम्स बने हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स बने हैं, इनके हमारी लाइफ्स पर क्या इम्पैक्ट रहे हैं। थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं, थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि जब डैम बन जाता है कहीं पर तो उससे क्या हो जाता है, जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर पानी मिल पाता है इरिगेशन के लिए, यानी सिंचाई करने के लिए, जिसकी वजह से अब वो क्या कर पाते हैं, ऐसी क्रॉप्स को भी ग्रो कर पाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पहले के समय पर सपोज करो कहीं पर डैम नहीं है तो वो ऐसी क्रॉप ग्रो करेगा जहाँ पर कम पानी लगता हो, लेकिन अब जब डैम से उसको पानी आ रहा है इरीगेशन के लिए तो वो ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा लाइक राइस, जहाँ पर वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आराम से लगा सके। ये तो हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें ये भी बनता है कि डैम्स की वजह से क्या हो गया है, एक गैप क्रिएट हो गया है अमीर और गरीब के बीच में। क्योंकि जो अमीर हैं उनको तो डैम से सारे रिसोर्स अवेलेबल हो जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको ना तो रिसोर्स अवेलेबल हो पाते हैं, उनका खाली नुकसान ही नुकसान होता है। उनको बोला जाता है यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। तो इससे क्या हो गया है, डैम्स की वजह से, इतने बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से ये जो अमीर और गरीब है उनका डिफरेंस और भी ज़्यादा क्रिएट हो गया है। अब चाहे आप इसको किसी भी केस में ले सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर के केस में ले सकते हो, मालिक और नौकर के बीच में ले सकते हो। आपको दोनों में पता चल जाएगा कि मालिक को सारे बेनिफिट मिल जाते हैं डैम से, लेकिन बेचारा नौकर बैठा रह जाता है। तीसरा जो इम्पैक्ट रहा है वो अगेन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा है। वो ये है कि ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी वजह से क्या होने लगा है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होने लगे हैं। यानी स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, इनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे हैं पानी की सप्लाई को लेकर। आए दिन होते रहते हैं, हरियाणा दिल्ली में आए दिन लड़ाई होती रहती है कि आपने इस डैम से हमारे राज्य के लिए पानी नहीं खोला, आपने हमारे राज्य को पानी नहीं दिया, आपने हमारे राज्य को पानी नहीं दिया, और इसकी अब एक राजनीति बन गई है। यानी तीसरा इम्पैक्ट क्या आया है, ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं इनका ये इम्पैक्ट आया है कि इनकी वजह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स अब क्रिएट होने लगे हैं और बहुत ही कॉमन हो गए हैं हमारे इंडिया में आज के टाइम पर। क्योंकि सपोज करो दो स्टेट हैं, हरियाणा और दिल्ली, दोनों जगह पर अलग अलग सरकार है, तो वो बस अपनी अपनी आपसी दुश्मनी इसी चक्कर में निकाल लेते हैं कि हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, तुम हमें पानी मत दो, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तो 3 इम्पैक्ट रहे हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के। और अब बात करते हैं सबसे बड़े रीज़न के बारे में जिसकी वजह से डैम्स के बनने को अपोज किया गया है, दैट इज़ देयर इनएबिलिटी टू अचीव द गोल्स फॉर विच दे वर क्रिएटेड। सपोज करो तुम घर से जाते हो, तुमने घर के बाहर एक चौकीदार बिठाया कि ये चोरी होने से रोकेगा, और तुम्हारा चौकीदार हर शाम में सोता रहता है, हर रोज़ तुम्हारे घर से चोरी होती रहती है। तो तुम क्या कहोगे, ये चौकीदार किस काम का है भाई? क्यों? क्योंकि जिस गोल के लिए इसको रखा था वो गोल तो पूरा कर ही नहीं रहा है। यही सेम चीज़ डैम के साथ होती है। डैम को जिन गोल से बनाया गया था, देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में डैम उन गोल्स को पूरा कर ही नहीं पाया। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया कि हमने डैम को बनाया है बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड्स को रोकने के लिए, लेकिन रियलिटी में उल्टा डैम की वजह से जो बाढ़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, फ्लड्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो लोगों ने कहा कि जब इनसे हमको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो किस काम का इनको बनाना। कई सारे बहुत बड़े बड़े डैम्स को देखा गया है कि जब भी भारी बारिश होती है तो रोड टूटने से पहले ये डैम्स टूट जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का केस देख लो, वहाँ पर कितनी बाढ़ आई, वहाँ पर भी तो डैम है लेकिन कितनी बाढ़ आई। दिल्ली में देखो आप, हरियाणा में देखो, हर जगह पर प्रॉपर डैम बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डैम, लेकिन फिर भी वहाँ पर बाढ़ आ रही है। तो लोगों ने कहा जब हमारे गोल्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं जिनकी वजह से हम डैम्स को बनाते हैं, तो क्यों बना रहे हो इन डैम को, किस काम के हैं ये डैम, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया है। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इन डैम्स की वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस हुए हैं। इन डैम्स की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी ऐसी डिजीज़ जो पानी से फैलती हैं, जिनके बैक्टीरिया पानी में पाए जाते हैं, वो डिजीज़ भी फैली है। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना है जिसकी वजह से जो डैम्स का बनना है, जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स का बनना है, इनको अपोज किया गया है। तो अभी तक हमने पढ़ा था मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम, इन सब के बारे में। ये तो वो तरीके थे जिनमें बहुत पैसा लगता है और तब जाकर हम पानी को कंजर्व कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर भी हमारे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में, लोगों को प्रॉपर नॉलेज थी कि कैसे सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से पानी को कंजर्व कर सकते हैं, पानी को मैनेज कर सकते हैं। इसी पानी को कंजर्व करने के तरीकों को, ये जो बारिश का पानी आ रहा है उसको स्टोर करने के तरीकों को, उसको इस्तेमाल करने के तरीकों को हम क्या बोल देते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। तो हमारे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बारिश का पानी स्टोर किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हिली और माउंटेनियस रीजन में क्या किया जाता है, गुल्स, या जिनको हम कुल्स भी कह सकते हैं, गुल्स या कुल्स बना दिए जाते हैं। गुल्स या कुल्स बेसिकली क्या होते हैं, अपन यूपी वाले उनको समझा देता हूँ, तालाब की तरह से होते हैं। तालाब बना देते हैं, पानी को बीच में स्टोर कर रहे होते हैं और उस पानी का फिर इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पानी के चारों तरफ एक गोला बना दिया, उस गोले के अंदर पानी स्टोर हो गया, अब इसी पानी को यूज़ कर लेंगे एग्रीकल्चर के लिए। गुल्स और कुल्स होते हैं। एक और जो सबसे कॉमन मेथड है वो होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, छत पर जो पानी गिरा उससे पाइप को कनेक्ट करके किसी भी एक स्टोरेज टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है और उस पानी को 2 काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है राजस्थान में। आपको सिंपल एक फ़ोटो दिख रही होगी, बहुत अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। कुछ लोग पाइप लगाते हैं, कुछ लोग अलग सिस्टम अपनाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें होता यही कि छत पर जो पानी गिर रहा है उसको हम एक पाइप से कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सो दैट उसको हम इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकें। ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, आज के टाइम पर कम होती हैं, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या था, अब हर घर में एक डैम थोड़ी ना बनवा लेंगे, हर जगह पर एक डैम थोड़ी ना बन जाएगा, इतना पैसा नहीं था सरकारों के पास भी और ना ही इतने बड़े बड़े डैम्स बनते थे। कई सारे सेमी एरिड रीजन्स में, राजस्थान के स्पेशली बीकानेर, वहाँ पर तो ये भी देखा गया है कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने घर में बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनवा रखे हैं, जिनको टंकास भी कहा जाता था, जिनको पाइप से कनेक्ट करा लिया छत से, और उनमें वो पानी स्टोर करते हैं और उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये टैंक्स इतने बड़े हैं
कि कई तो ये कमरे की साइज़ तक के बड़े बड़े हुए हैं टैंक्स, जिनको टंकास भी कहा जाता है। टैंक्स, टंकास, टंकास अच्छा लग रहा है, टंकास कह देते हैं। तो राजस्थान के कई सारे रीजन्स में, स्पेशली बीकानेर में, ऑलमोस्ट हर घर में पहले के टाइम पर टंकास पाए जाते थे और ये टंकास बहुत बड़े बड़े होते थे। कई लोग टैंक्स अपने घर के अंदर बनाए थे, कई लोग टैंक्स अपने आंगन में बनाते थे, कई लोग अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते थे, और कई लोग तो क्या करते थे, इन टैंक्स के बगल में भी 3-4 कमरे बनवा देते थे, सो दैट गर्मियों में जब गर्मी पड़े तो वो टैंक में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और ये जो टंकास होते थे, टैंक्स होते थे, ये इतने अच्छे होते थे कि इनमें आप क्या कर सकते हो, पानी को स्टोर करके रख सकते हो अगली बारिश तक, यानी जब तक अगली बारिश नहीं है तब तक आप इसको स्टोर कर सकते हो और पानी पीने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये पहले के टाइम पर बहुत कॉमन था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखेंगे, पिछले कुछ टाइम में ये देखा गया है कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, पानी को कंजर्व करने के, बारिश के पानी को स्टोर करने की, ये बहुत कम हो गए हैं और बहुत कम ही लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अब लोगों तक पानी पहुँचने लगा है। राजस्थान का ही केस देखें, पहले के टाइम पर राजस्थान में हर जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, लेकिन आज के टाइम पर राजस्थान के कई सारे हिस्सों में राजस्थान कैनाल की वजह से, पेरेनियल राजस्थान कैनाल की वजह से पानी पहुँच रहा है, जिसकी वजह से अब लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का झंझट पालते ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आज के टाइम पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु तो उन स्टेट में से है, इंडिया की पहली स्टेट है जिसने ये कह रखा है कि तमिलनाडु में बनने वाले हर घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए, इस तरीके से उस घर को बनाना चाहिए। और तमिलनाडु की सरकार ये भी कहती है ऐसा नहीं होगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहाँ तो हो जाते हैं हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप तुमको ये चैप्टर समझ भी आया होगा, और अगर समझ आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता कर जाना, सो दैट मुझे एक फीडबैक मिलता रहे कि आपको रिलेट कर पा रहे हो, आपको समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। एंड यस, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। मैं टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर डायरेक्ट तुम चैनल को सर्च भी कर सकते हो, उत्कर्ष स्टडी सीरीज़ क्लास 10 के नाम से है, ठीक है। तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तो होता है हमारी इस वीडियो का दी एंड। मिलेंगे हमारी एक नई वीडियो में, बढ़िया से आराम से एक नया चैप्टर कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।